top 3 mistakes or major mistakes that the students make in the critical reasoning section. तो हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए 3-4 तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। क्वेश्चन खुद बोलेगा कि अच्छा ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऑप्शन इसलिए गलत है, वो खुद ही बताने लग जाएगी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। So apart from doing a proper section-wise analysis, we can do a topic-wise analysis. Topic-wise analysis as well. अगर सब कुछ एक महीने के अंदर हो रहा होता तो हम लोग भी आपको बोलते हैं कि यार 1 महीने वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। How important is it for the critical reasoning? इसके ऊपर मेहनत अगर कर ली जाए ना तो ये क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन इम्प्रूव भी होएगा और साथ साथ इंग्लिश को और फर्दर इम्प्रूव करेगा। So critical reasoning को लेके I have a lot of questions coming from students, so I'm going to ask you all those questions. Right. First and foremost, what is it that the CLAT paper tests in the critical reasoning section? यार इसमें ना we all should look at the definition of critical reasoning. Okay. So it says that ability to understand and ability to reason well with the argument is called critical reasoning. इसको थोड़ा सा है ना मैं और elaborate करता हूँ. So imagine आपको एक so you're defending a client in a courtroom and the opposite counsel accuses your client saying ki sir, this person was found at the murder spot, hence this person should be convicted of murder. ठीक है, ये बोला. Now it's your turn to defend your client. तो how will you defend your client? तो आप सामने वाले का argument समझोगे, उसकी strengths क्या है, उसकी weaknesses क्या है, एंड जो भी आपको वीकनेसेस आइडेंटिफाई होंगी आप उनको एक्सपोज करोगे। सो इस आर्ग्यूमेंट में क्या वीकनेस था? आप अपने क्लाइंट को ये बोल के डिफेंड करोगे, सर जस्ट बिकॉज माय क्लाइंट वाज फाउंड एट द डेड बॉडी नियर द डेड बॉडी इट डज नॉट मीन माय क्लाइंट इज द मर्डरर। समवन हु हैज कमिटेड द मर्डर माइट बी फाउंड नियर द डेड बॉडी, बट जस्ट बिकॉज अ पर्सन वाज फाउंड नियर द डेड बॉडी doesn't mean he is a murderer. तो आपने ये सामने वाले के आर्गुमेंट को समझा, उसके वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए, उसको एक्सपोज किया। अब क्रिटिकल रीजनिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। सो यू आर गिवन एन आर्गुमेंट, आपको उसके ऊपर स्ट्रेंथन के क्वेश्चंस मिलते हैं, अजम्पशन के क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको फ्लॉ के क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको आर्गुमेंट को इवैल्यूएट करना होता है। दीज आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ क्वालिटीज अ गुड लीगल प्रोफेशनल शुड हैव। एंड यही रीजन है कि क्रिटिकल रीजनिंग जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ओवरऑल करिकुलम का। Okay. Right. So ability to understand, to reason well with the argument, author के assumptions क्या है, all these things put together forms critical reasoning. So comprehension plays a very important role for the section. Absolutely. But I've seen a lot of students struggle in the section despite being good in English. So why does that happen? यार इसका सबसे बड़ा reason ये है that students expect same things on both these subjects. English में students से expectation बिल्कुल अलग होती है. There, students are required to identify what author is saying, how he is saying, and what he is saying. या फिर मैं इसको और अगर simplify करूं, तो how author says something is a part of English, Okay. and what author says is part of critical reasoning. And जब हम बोलते हैं कि what author says, तो उसमें हमको फिर सब कुछ आइडेंटिफाई करना होता है, assumption भी आइडेंटिफाई करना होता है, weaken भी आइडेंटिफाई करना होता है, हमें flaws भी ढूंढने होते हैं, evaluate भी करना होता है. But these are some things जो हम लोग इंग्लिश में आइडेंटिफाई नहीं करते। वहां पे टोन के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे मेन आइडिया के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे स्पेसिफिक डिटेल के क्वेश्चंस आते हैं, एंड मेनली आंसर्स कैसे होते हैं, आपने क्वेश्चन स्टेम को पढ़ा, वहां से एक वर्ड आइडेंटिफाई किया एंड देन यू स्कैन द पैसेज लुकिंग फॉर दैट वर्ड। जहां पे भी आपको आंसर दिखा, वो वर्ड दिखा, उसी के आसपास आंसर होता है। बट क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन स्टेम से बिल्कुल अलग होते हैं। फॉर ऑथर्स आर्ग्यूमेंट टू होल्ड, व्हाट मस्ट बी अज्यूम्ड। अब इसमें बताओ आप पूरे पैसेज में आप क्या स्कैन करोगे? There's nothing that you can scan. Or which of the following can be inferred from the passage or author's argument? तो आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। So if students are doing well on English section, it does not guarantee that you're going to do well on critical reasoning section. So a followed up question that then how can students improve this? ये सबसे important चीज है। देखिए, so if you are to improve, on this section, there are a couple of steps that students need to take. First is students need to, work on their comprehension part. Comprehension is a very important part of critical reasoning, है ना? तो how they can improve, all of a sudden they come across a 300-350 word passage, and then they think, ये इनफैक्ट स्टूडेंट्स ने ही फीडबैक दिया, उन्हीं की ही प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। उनको फिर लगता है कि सर हाउ आर वी सपोज्ड टू हैंडल सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। तो
that is the first thing जहाँ पे उनको work करने की जरूरत है. They need to work on key ideas. So they can do one thing, editorial लिया, The Hindu से left hand side पे 350 words 400 words का editorial आता है. वो editorial लिया, every 6 to 7 lines जहाँ पे भी एक full stop आ रहा है, read those lines in one chunk and उसका एक key idea अपने words में लिख दो, followed by key ideas. So ऐसे करके 7-8 key ideas बनेंगे उस पे. Now this is something that you must remember. आपको सब चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है. So at least initially 30 to 40 days आपको key ideas की practice करनी चाहिए, so that you get used to this kind of comprehension जहाँ पे इतनी सारी information को आप एक साथ handle कर सको. Then individual questions में so what happens is आज student ने एक गलती की, but then he forgets कि मैंने पहले क्या गलती की थी, अगली बार वापस वही गलती करता है, फिर अगली बार वापस वही गलती करता है. तो this really shows that you still don't have command over what you prepare. तो हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए 3-4 तरीके की मिस्टेक्स होती हैं. तो अगर आप उनको नोट करना स्टार्ट कर दो कि अच्छा अजम्पशन में पहले मेरे से ये गलती हुई थी, सो मॉक आफ्टर मॉक अगर आप अजम्पशन के लिए अलग से सेक्शन बनाओ कि ओके फर्स्ट मॉक में अजम्पशन में ये गलतियां हुई थी, नेक्स्ट मॉक में अजम्पशन में ये गलतियां हुई थी, फर्स्ट मॉक में स्ट्रेंथन में ये गलतियां हुई थी, मैंने ऐसी गलती की थी, नेक्स्ट मॉक में मेरे से ये गलती हुई थी. सो 3 to 4 mocks, post 3 to 4 mocks, you'll get a good data to evaluate कि यार मेरे से क्या-क्या गलतियां हो रही है, and then work on those mistakes. So apart from doing a proper section-wise analysis, we can do a topic-wise analysis. Topic-wise analysis as well. This is something very few people very few people do. Students को भी, अच्छा ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो मैं सबको बता रहा हूँ, I've told these things, these things to a lot of students. लेकिन कुछ ही लोग ऐसा करते हैं, एंड इसीलिए ऐसा लगता है कि बस इसके ऊपर मेहनत अगर कर ली जाए ना तो ये क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन इंप्रूव भी होएगा और साथ साथ इंग्लिश को और फर्दर इंप्रूव करेगा. ये You just mentioned an exercise that students should do while reading the editorials. What is the importance of reading an editorial? How important is it for the critical reasoning section? Absolutely important for 2 reasons. First, देखिए इंग्लिश सेक्शन को आप I'm talking from a point of view of somebody who consistently appears in top 50, ठीक है, on mocks. तो जब मैंने ऐसे स्टूडेंट से बात किया ना, जितने भी लोग ये देख रहे हैं इनका भी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इनको टॉप 50 में रहना है क्योंकि इनको NLE बैंगलोर जाना है, हर किसी का टारगेट है. तो एटलीस्ट वो चीजें तो करें जो टॉप 50 के स्टूडेंट्स करते हैं. सो इंग्लिश शुड गेट ओवर within 23 to 24 minutes. 23 minutes max. ज़्यादा 24 minutes अगर कर लिया, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए. This includes the time they take for filling OMR. Right. And critical reasoning या फिर logical reasoning का section जो है वो 26 से 27 minutes में, अगर AR heavy आ गया तो they take 27-28 minutes, otherwise वो भी 25-26 minutes में हो जाता है. अब अगर आप देखो तो इंग्लिश में आपके पास 4 passages है. लॉजिकल रीजनिंग until last year लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास 3 पैसेजेस थे और एक AR का पैसेज आता था. उससे पहले 4 पैसेजेस थे. तो अगर आपको ये सब कुछ 25-26 मिनट्स में खत्म करना है, इंग्लिश के 4 पैसेजेस आपको 23-24 मिनट्स में खत्म करने हैं, तो रीडिंग के ऊपर तो कमांड होना चाहिए. ये की आइडियाज जो है दे एक्चुअली हेल्प यू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड. वो कब तक इम्प्रूव नहीं होगी? जब तक आपका कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव नहीं होगा. देखिए स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन बोथ वर्क इनवर्सली. स्पीड बढ़ाओगे कॉम्प्रिहेंशन विल डिक्लाइन, एंड कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाओगे ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम. सो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन द टू. तो वो बैलेंस तभी आएगा जब पहले कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा. की आइडियाज इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन, और फिर बाद में ऑब्वियसली स्पीड आप इंप्रूव कर सकते हो. I have seen a lot of students, they give up on the idea itself because initially when they start reading the editorials, it takes up a lot of their time. Right. As you clearly mentioned that we need to focus on comprehension first, Right. and then move on to the speed. So can you please elaborate on that a bit to just motivate the students that it's okay if you're taking a bit more time initially? इसका जो ये चीज आपके सामने है. Why do we ask students to prepare for a year? The logical reason is that they are expected to commit some mistakes initially. They are expected to take time to improve on some things. Reading is one of those things. अगर सब कुछ 1 महीने के अंदर हो रहा होता तो हम लोग भी आपको बोलते हैं कि यार 1 महीने वाला कोर्स ज्वाइन कर लो. और 1 महीने वाला कोर्स कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता. कम से कम 5 से 6 महीने वाला कोर्स एग्जिस्ट करता है.
5 से 6 महीने में भी वो लोग सबसे ज्यादा आते हैं जो वापस पेपर लिख रहे हैं, मतलब दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वंस and they think okay 5 months are enough for me. They have worked on their reading part, but then somebody who is who's new to this field will obviously take 3 to 4 months to improve their reading speed, comprehension and then speed. तो initially अगर आप लोगों को टाइम लग रहा है, it is absolutely okay. मतलब मैं तो खुद बोलता हूँ कि so last year there were these 2 kids हिंदी मीडियम से आए थे and उनको 5 महीने लग गए, बट देन 5 महीने तक उनका जो ग्राफ था वो लीनियर ग्राफ था, बट देन देयर केम एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां से उनका ग्राफ ऊपर जाने लग गया. तो इनिशियली अगर आप लोगों को भी टाइम लग रहा है, इट इज ओके, बट इन्फ्लेक्शन पॉइंट जरूर आएगा जहां से फिर आप ऊपर ही जाओगे. कंसिस्टेंसी इज द की. यू हैव टू पुट थ्रू, stay put during that entire duration. As if I analyze the level of language that gets asked in the CLAT paper, it's quite on the difficult side, to be really honest. So is it really doable for a Hindi medium student? Absolutely. It is, as you just mentioned, 2 students. So there are a couple of things which are required to be done. अच्छा, comprehension के लिए सबसे important क्या होता है? Vocabulary. आपको word समझ में आने लग गए तो स्लोली एंड ग्रेजुअली टूटे फूटे तरीके से आप सेंटेंसेस को समझ ही जाओगे. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू स्टे पुट ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हिच रिक्वायर्स यू टू बी कंसिस्टेंट, इफ यू स्टे पुट ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो फिर आपको सेंटेंसेस समझ में भी आने लगेंगे. और ऐसा तो हुआ ही है ना. सो आई हैव सीन स्टूडेंट्स गो टू 1 from 0 और वहां पे they worked really hard. तो उसमें भी vocabulary को करने का एक particular तरीका है. जब आप editorial read कर रहे हो, scan the editorial first and identify all the words जिनके meanings आपको नहीं आते. Just because you are from Hindi medium, it doesn't mean कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता होगा. Maybe जहाँ पे दूसरे लोगों का vocabulary level 80% है, आपका 50% होगा. ऐसा ही होगा. तो जो words आपको नहीं आ रहे, identify all those words. उनकी मीनिंग सामने लिख लो. नाउ यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम ऑन दैट एडिटोरियल बिकॉज सारे वर्ड्स की मीनिंग्स आपको पहले ही पता है. इनिशियली कुछ हफ्ते ऐसे जाएंगे, देन व्हेन यू विल हैव अक्यूमुलेटेड सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्ड्स, तो फिर आपको दिखेगा कि अच्छा वही वर्ड्स तो वापस रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपने लेट्स से फर्स्ट डे 20 वर्ड्स आइडेंटिफाई किए, सेकंड डे आपने अनदर 20, थर्ड डे अनदर 20, फिर उसके बाद शायद वर्ड्स जो है 15 to 18 आएंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स रिपीट होंगे. ऐसे करते करते एक 1.5 महीने में 2 महीने में देयर विल बी अ पीरियड जहाँ पे नए वर्ड्स जो है वो 3 से 4 रह जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स तो रिपीट हो रहे हैं. अब आपको यू आर रेडी फॉर द एडिटोरियल, मतलब 1.5 से 2 महीने के लिए आपको बस ये स्ट्रगल रहेगा. नाउ यू आर रेडी फॉर द एडिटोरियल एंड अब आपको अपने कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क करना है, बिकॉज वोकैबुलरी वाला पार्ट डेली सुबह को 15-20 मिनट के लिए उन वर्ड्स के साथ बैठ जाओ, भूलोगे फिर याद हो जाएंगे. तो यू आर रेडी फॉर द एडिटोरियल नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, क्योंकि वोकैबुलरी पार्ट इज डन. और इसके बाद फिर धीरे धीरे स्पीड पे वर्क करोगे. सो एक बंदा जो हिंदी मीडियम से है उसकी जर्नी कुछ ऐसे दिखेगी आपको. इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये जर्नी थोड़ी सी शॉर्टन हो जाएगी, वो उसको काफी सारे वर्ड्स पहले आएंगे. सो वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है उसका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट पे उसको वर्क करना पड़ेगा, फिर स्पीड पे वर्क करेगा. So what according to you are the top 3 mistakes or major mistakes that the students make in the critical reasoning section? जैसा मैंने आपको बताया था, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, they don't keep a tab on their mistakes. So if they start taking a note on their note of their mistakes, तो वो उनको समझ में आने लगेगा and slowly and gradually question खुद बोलेगा कि अच्छा ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऑप्शन इसलिए गलत है, वो खुद ही बताने लग जाएंगे. So that is the first thing. Second, इनिशियली वो अपने आप से एक मिस्टेक तो ये होती है, सेकंड मिस्टेक ये होती है कि वो क्वेश्चंस ही कंप्लीट नहीं करते. क्योंकि होता क्या है, इफ देयर आर 25 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड फर्स्ट 5 के आंसर्स नहीं आए, दे गिव अप. तो व्हाट अबाउट द अदर 20? तुमको गिव अप करना है या क्वेश्चंस गलत ही हो रहे हैं, बेटर सॉल्व ऑल 25 ऑफ देम और गलत हो जाए सारे, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग जस्ट 5 ऑफ देम. एटलीस्ट वैरायटी ऑफ मिस्टेक्स तो तुम्हें पता चलेगी. ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट दे डोंट कीप अ टैब, सेकंड दे डोंट सॉल्व क्वेश्चंस, एंड थर्ड मिस्टेक जो है वो उनकी ऐसा है कि वो जैसे जैसे
आगे बढ़ते जाते हैं उनका फोकस जो है वो क्लैट पे आने लग जाता है और क्लैट में पैसेजेस आते हैं, फिर वो स्ट्रगल करने लग जाते हैं छोटे क्वेश्चंस पे जो एलेट में आते हैं और जो आपको स्लैट में एमएचसीटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। इनिशियली ये क्वेश्चंस उनको इजी लगते हैं, पैसेजेस डिफिकल्ट लगते हैं, फिर बाद में एक ही तरीके के क्वेश्चंस को वो इतना प्रैक्टिस करने लग जाता है और क्योंकि क्लैट रिक्वायर्स यू टू थिंक अ लिटिल डीपर एंड एलेट में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं होती, स्टेटमेंट बेस्ड में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, then they start struggling on those questions. So the best way out is कि आप 2 से 3 दिन क्लैट के रखो, 1 से 2 दिन एलेट के रखो और एटलीस्ट 1 दिन अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के जो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। सो थ्रू आउट द वीक अगर ये बैलेंस प्रैक्टिस करोगे तो सारे एग्जाम्स के लिए आप इक्वली प्रिपेयर्ड रहोगे। सो ये कुछ चीजें हैं। So before any student go and start attempting the mocks, start attempting the questions there, they need to have a solid approach, like solid command over the concepts. Like, do you really think it is important for them to understand or know the technical definition of every concept, or they can make use of their own language to understand that concept? कोई भी फैकल्टी है ना 2 तरीके की डेफिनेशन देगा, मतलब एक एक्सपीरियंस फैकल्टी 2 तरीके की डेफिनेशन, एक वो जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है वो, एंड सेकंड वो एक ऐसी डेफिनेशन देगा इन विच देयर विल बी अ कपल ऑफ एग्जांपल्स एम्बेडेड एंड वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होगी। Coming to your question, I mean, you don't need to remember that technical language at all. If you have understood the concept. For example, assumption का अगर मैं technical definition दूँ, it is something that the author considers true before making an opinion or a claim, right? And it's also called unstated premise. So this is the technical definition. But then unless this definition is accompanied, by some examples, तब तक technical definition का कोई sense नहीं बनता. So remembering that technical definition doesn't matter as long as you know the concept, because ultimately questions solve करना. And lastly, sir, a few tips that the students can do to improve their marks in the critical reasoning. Here सबसे important चीज आपको अपने से ना expect पहले तो थोड़ा सा कम करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि day 1 से सब कुछ सही होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो फिर मेहनत करने का कोई इंसेंटिव नहीं होता, ठीक है? That is one. And you have to stay put during this entire time. When you feel you're struggling with the concepts, because वहां पे आपको अपनी मिस्टेक्स का बस नोट मेकिंग करना है कि ये गलतियां हो रही है हर एक क्वेश्चन टाइप में। There are 10 question types. Every question type may have 2 to 3 mistakes. अगर आप उसका नोट बना के रख रहे हो कि यहाँ पे ये गलती हो गई, ये हो गई, eventually there will be a time जहाँ पे क्वेश्चन अपने आप आपको बताने लग जाएगा कि ओके यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, बिकॉज आपने वही सेम मिस्टेक इतनी बार देख लिया होगा। एंड थर्ड, सो ये था आपका प्रिपरेशन का जो इनिशियल डेज है। आफ्टर दैट जब आप स्पीड पे वर्क करोगे द अप्रोच विल चेंज। वहां पे फिर आपको टाइम जो है वो भी नोट करना है कि हर एक क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लग रहा है। सो इनिशियली इट्स मी राइट नाउ, ठीक है? अब आप अगर देखो तो आपके पास आने वाले कुछ 5 से 6 महीने रह गए। जो लोग अभी अपनी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हैं, दे शुड स्पेंड अराउंड अ मंथ ऑन इम्प्रूविंग देयर रीडिंग थ्रू एडिटोरियल्स। बट उसके बाद दे विल हैव टू keep a tab on their time as well, how much time they take to solve each question. And यही वो टाइम है जहाँ पे उनको अपनी मिस्टेक्स के ऊपर, क्योंकि मॉक्स तो लिख ही रहे हैं, तो अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक्स लिखते रहें। इवन दो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, पर देन कोर्स कंप्लीट करने के लिए अगर वेट करते रहोगे तो नवंबर हो जाएगा। तो मॉक्स लिखते रहो एंड it is a continuous process where you learn, you apply, you make mistake, then you learn again, you apply, you make mistake. So ये continuous, meanwhile आपका कोर्स भी कंप्लीट होता जा रहा है। So every time a new topic gets covered, मॉक पे आप उसको भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। Thank you so much, sir. Right. Thank you.